कुमार विश्वास के बयान पर पंजाब का घमासान तेज हो गया है। उस ट्वीट को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि चन्नी पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अब ये कहते हुए नजर आए कि सपना देखे खालिस्तान का और करना चाहे राज। यहाँ पर निर्णय आपके सामने आ जाएगा। मैं तो कहांगा देश ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਹੇ। हंसदा बसदा पंजाब अगे होर बढ़ता रहे। और भाईचारे का, हिंदू सिख भाईचारे का हमने पहले भी बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। पंजाब की सुरक्षा को लेकर हमने पहले भी गंभीरता दिखाई है। पंजाब के विकास के लिए चार चांद और लगाने का काम हम सत्ता में करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो सदा राष्ट्र हित में निर्णय करती है। खालिस्तान सोच वालों के साथ तो हम दूर दूर तक का नाता भी नहीं देख सकते। खालिस्तान समर्थकों के साथ तो दूर दूर तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। अगर वो अगर सच नहीं होगा और जो पहले ही धमकाने का काम करते हैं उनके मंसूबे क्या हैं, वो न कभी सच हुए न आगे होंगे। दिल्ली में कह रहे हैं कि जो भाजपा है उसको 1 या 2 भी सीट नहीं मिलने वाली है, तो जो पंजाब की जनता है वो बिल्कुल वोट दे ही ना उनको। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वो कंपटीशन है आपके लिए, इसलिए आप लोग ये सब जो हो रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी देश के कई हिस्सों में चुनाव लड़ने गई और बड़ा शून्य खाता भी नहीं खोल पाई। इनका पुराना एक्सपीरियंस है। राहुल गांधी जी के भी साथी एक तरह से वो भी पश्चिम बंगाल के, उनका खाता भी नहीं खुल पाया। तो अरविंद केजरीवाल जी और इनकी पार्टी कई जगह चुनाव लड़ने जाती लेकिन खाता भी नहीं खोल पाती है। वहीं वार पलटवार का दौर भी तेज हो गया है। एक तरफ प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि इस तरह की फोर्सेस काम कर रही हैं पंजाब चुनाव में, उन्हें रोकना चाहिए। इसके जवाब में राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। फर्जी वीडियो जारी कर रहे हैं जो लोग फेक वीडियो जारी करके ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है। मैं पूछना चाहता हूं उस शख्स से, उस कुमार विश्वास से, उन सारे लोगों से कि वो 2017 से लेकर आज तक चुप क्यों थे। अगर ऐसी कोई बात थी तो आपको चुनाव से 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे पहले इन सारी चीजों की याद आई। अगर ऐसी कोई षड्यंत्र था, ऐसी कोई बात थी, तो चुनाव से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आप ये बातें करते हैं। कितना झूठ, कितना प्रोपेगेंडा। मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई ऐसी बात थी, फर्ज करिए, तो आपने सुरक्षा एजेंसीज को क्यों नहीं बताया कि कोई शख्स है जिसके मंसूबे ऐसे हैं? आपने इंटरनल सिक्योरिटी एपरेटस जो भारत सरकार का है उसे क्यों नहीं इत्तला किया, उसे क्यों नहीं सूचना दी? क्या आप भी इसमें शामिल थे? सत्ता में आने के लिए तो कुछ भी कर डालेंगे। उनके एक साथी हैं, उनका कल बयान आया था, कह रहे थे कि केजरीवाल जी ने मुझे कहा कि अगर पंजाब के सीएम नहीं तो ठीक है, दुनिया के पहले नए देश के पीएम तो बन जाऊंगा मैं। समझे आप बात? आतंकवादियों के घर में जाके रहते हैं एक छोटे मियां साहब, और बड़े मियां किसानों को आतंकवादी कहते हैं। ये है सच्चाई आपके सामने। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की आशंका तेज है तो चिंता भारत को भी है। कूटनीतिक, सामरिक और आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए इस जंग के क्या मायने हैं, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये 2 महीने पहले की तस्वीर है जब व्लादिमीर पुतिन कोरोना महामारी के बीच दूसरी बार रूस से बाहर निकले थे। व्लादिमीर पुतिन ने कुछ घंटों की इस यात्रा के जरिए बता दिया कि भारत उनके लिए कितना अहम है। इसी तरह की गर्मजोशी पिछले साल सितंबर महीने में देखने को मिली, जब राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन से पहली बार पीएम ने मुलाकात की। इस दौरे में जिस तरह से
बाइडेन ने पीएम को गले लगाया, उसने बाइडेन प्रशासन में भारत से रिश्तों पर उठ रहे सवालों को एक झटके में खत्म कर दिया। भारत को अगर चीन का सामना करना है तो उसके लिए अमेरिका के साथ साथ रूस के साथ भी साझेदारी की जरूरत होगी। इसीलिए इस विवाद पर भारत के विदेश मंत्रालय ने बहुत सदी प्रतिक्रिया दी। हम राजनयिक बातचीत के जरिए जल्द तनाव को खत्म करने और मुद्दे का हल करने के समर्थक हैं। मिन्स्क समझौते को लागू करने को लेकर कुछ स्वागत योग्य कदम उठाए गए हैं। External Affairs Minister spoke at length during his visit to Australia in response to, I think, number of questions and even otherwise. अमेरिका और रूस के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश में ही भारत ने 31 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन तनाव पर चर्चा के लिए होने वाली वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन जब चर्चा हुई तब वहां मौजूद भारत के प्रतिनिधि ने इस तनाव को कम करने और क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता की अपील की। इसी तरह नवंबर 2020 में यूक्रेन क्रीमिया में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में यूएन में एक प्रस्ताव लाया गया। उस वक्त भारत ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। इससे पहले 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार ने क्रीमिया को मिला लेने के बाद रूस पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों का विरोध किया था। लेकिन अब हालात जंग के बने हुए हैं। अमेरिका और रूस खुलकर एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। नाटो के जनरल सेक्रेटरी के बयानों का हमने अभी पता नहीं लगाया और ना ही हमें उसमें कोई दिलचस्पी है। वो ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनकी बातों को गंभीरता से लिया जाए। वो पहले से ही नाटो के नाकाम सेनापति हैं। इसलिए यदि हमारे पश्चिमी साथी इसके लिए तैयार हैं तो हम एक गंभीर वार्ता करेंगे। रूस दावा कर रहा है कि नाटो की सदस्यता का झांसा देकर अमेरिका यूक्रेन को बरगला रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को आगाह भी किया है कि वो नाटो में शामिल होने का सपना देखना छोड़ दे। यही विवाद की जड़ है। रूस ने यह दावा किया है कि क्राइमिया में एक मिलिट्री ड्रिल, एक युद्धाभ्यास के बाद उसके सैनिक अब वापस लौट रहे हैं। लेकिन अमेरिका का यह दावा है कि रूस केवल छलावा कर रहा है, दिखावा कर रहा है। क्राइमिया से भले ही कुछ सिपाही वापस गए हो, लेकिन बेलारूस की सीमा पर 1 लाख से ज्यादा सैनिक अभी भी तैनात हैं। आप ये सोचेंगे कि भारत से लगभग 5000 किलोमीटर दूर इस खबर का क्या असर होगा भारत के लोगों पर। रूस भी भारत का बहुत अच्छा मित्र है, यूक्रेन भी भारत का बहुत अच्छा मित्र है और अमेरिका भी भारत का एक बहुत अच्छा मित्र है। ऐसे में इन तीनों के बीच अगर तनाव होता है तो इससे भारत पर असर बुरा ही होगा, यह साफ है। सवाल यह है कि अगर जंग हुई तो क्या भारत निष्पक्ष रह पाएगा? इस सवाल पर पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुणायत कहते हैं, आप कोई साइड लेने के पक्ष में इस तरह से ओपनली नहीं है, लेकिन भारत एक रोल अदा कर सकता है कि रूस और अमेरिका के बीच में एक किसी तरह की मीडिएशन में आ जाए, किसी तरह का एक मैसेंजर जिसको कहते हैं दोनों के बीच में, ताकि अगर उनके बीच की जो गहर परेशानियां हैं या जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, क्या उसमें भारत को मदद कर सकता है। लेकिन साथ ओपनली साथ लेगा, इस बात पे मुझे डाउट है। तो अगर भारत इसमें कोई मदद कर सकता है तो वो जरूर करेगा। लेकिन यह है कि देखिए, लड़ाई कोई नहीं चाहता है और लड़ाई से कोई अंतिम समस्या भी हल नहीं होती है, क्योंकि वो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट फ्रोजन रह जाएगा या एक साइड उसमें हमेशा परेशान रहती है। इसलिए डायलॉग के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए अगर कोई सोल्यूशन मिलता है तो वो एक सबसे अच्छी बात होगी और मैं समझता हूं भारत का उसमें योगदान होना जरूरी है। तो जंग के हालात में भारत की भूमिका बड़ी हो जाएगी। जानकार मानते हैं कि मोदी सरकार के लिए युद्ध होने पर दोनों महाशक्तियों से रिश्तों का इस्तेमाल शांति के लिए करने का विकल्प होगा। कीव से राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, यूक्रेन आज तक।
यूपी की लड़ाई में अब परिवारवाद पर सियासी चढ़ाई हो रही है, क्योंकि पीएम मोदी ने परिवारवाद की आड़ में समाजवादी पार्टी पर करारा वार किया है। उधर करहल में अखिलेश यादव की घेराबंदी की भी पूरी कोशिश हो रही है। अखिलेश के प्रचार में मुलायम सिंह यादव के कूदने पर बीजेपी ने इसे हार की हताशा से जोड़ दिया। एक तरफ पिता मुलायम सिंह यादव, दूसरी तरफ चाचा शिवपाल सिंह यादव और साथ में अखिलेश यादव। लंबे अरसे बाद ये पारिवारिक तस्वीर दिखी। प्रचार रथ में पूरा मुलायम परिवार दिखा। बेटे की जीत तय करने नेताजी खुद मैदान में उतरे, लेकिन मंच पर चूक हो गई। जीत की अपील में अखिलेश का नाम जिक्र करना भूल गए। मुलायम उम्र दराज हो गए हैं, अस्वस्थ भी हैं। ऐसी चूक अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन ये मंच चुनावी था, ये लड़ाई सियासी है और यहाँ मामूली चूक भी भारी पड़ जाती है। धर्मेंद्र यादव ने मौके को समझा, नेताजी को ध्यान दिलाया और फिर मुलायम की तरफ से जीत की अपील जारी हुई। अब जो यहाँ उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ हैं, वो श्रेष्ठ उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को भारी बहुमत जिताने और मेरी भावना है उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी बहुमत जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत करना। समाजवादी पार्टी के लिए मुलायम सिंह इस उम्र में भी बेहद मायने रखते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की, पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाया, एक मुकाम, एक नाम दिलाया और वो अखिलेश के पिता भी हैं। लेकिन बीजेपी ने इस पर भी त्योरियां चढ़ाई। मुलायम के प्रचार को अखिलेश की हताशा बताकर वार कर दिया। सपा का जो एसपी है ना, इसका दो ही अर्थ है। एक एस का अर्थ है संपत्ति इकट्ठा करो और दूसरे एस का अर्थ है परिवारवाद चलाओ। मित्रों, सपा में जब सरकार थी तब एक ही परिवार से, अखिलेश जी के परिवार से 45 लोग अलग अलग पद पर थे। कितने लोग थे भाई? अमित शाह करहल के प्रचार में मुलायम सिंह के उतरने को हार के डर से जोड़ रहे हैं, तो पीएम मोदी के निशाने पर समाजवादी पार्टी का परिवारवाद है। उसमें आने वाले 5 चरणों के नतीजों की भी एक झलक दिखाई दे रही है। सारे वाद, सारे विवाद एक तरफ और राष्ट्रवाद एक तरफ। उधर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि करहल में अखिलेश की हार तो तय है, तो अखिलेश 2 चरणों में ही 100 का आंकड़ा पार करने का दावा ठोक रहे हैं। करहल में एसपी सिंह बघेल जीतेंगे। सपा अपनी हार की खिन आज किस रूप में उतार रही है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के काफिले पे हमला करवा रही है, नारेबाजी कर रही है। चुनाव लड़ना, अभी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ी, हम भी लड़ रहे हैं। हमला कराने के मतलब क्या है? ये उनकी हार को, हताशा को प्रदर्शित करता है। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया करेंगे। ये तमाम वो लोग हैं जो किसान हैं, नौजवान हैं, व्यापारी हैं, जो बीजेपी को इस बार हराएंगे भी और बीजेपी को इस बार उत्तर प्रदेश से हटाएंगे भी, क्योंकि बहुत निराश किया है जनता को। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। ये सच है कि केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल को करहल में उतारकर बीजेपी ने यहाँ की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। लेकिन दिलचस्प बात ये भी है कि तीसरे दौर का दंगल आते आते मुद्दों की रूपरेखा भी बदल गई है। तमंचावाद से हमला परिवारवाद पर आ गया है। अब आज प्रचार का आखिरी दिन है और तीसरे चरण की लड़ाई किसी और ही दिशा में जाती दिख रही है। मौसमी सिंह, राहुल श्रीवास्तव के साथ अभिषेक मिश्रा, करहल आज तक। और बड़ी खबर आ रही है अहमदाबाद केस से जुड़े हुई। आपको बता दें, यहां पर सजा का ऐलान हुआ है और इस पूरे मामले पर अहमदाबाद 2008 ब्लास्ट केस में दोषियों को सजा का ऐलान हुआ है और 38 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है।
38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। 2008 ब्लास्ट के 38 दोषियों को फांसी की सजा। आपको बता दें 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 20 अलग अलग जगहों पर विस्फोट हुए थे। 56 लोगों की उसमें मौत हुई थी। 246 लोग गंभीर रूप से उसमें घायल हुए थे और उसके बाद दोषी करार देने के बाद आज सजा का ऐलान हुआ है। गोपी गांगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। गोपी, आपको आवाज मिल रही है? क्या कुछ कहा गया आज कोर्ट में इस सजा के ऐलान के वक्त? बिल्कुल नेहा, आपको बता दूं कि कोर्ट के जरिए आज बहुत बड़ा हिस्टोरिकल फैसला हम कहेंगे। यूएपीए के तहत यानी अनलॉफुल एक्टिविटी, जिसे टेररिज्म के लिए माना जाता है, उसके तहत 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। देश के इतिहास में पहली बार होगा कि 38 लोगों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई है। अहमदाबाद सेशंस कोर्ट के जरिए यह फैसला लिया गया है। और अहमदाबाद में 2008 का जो ब्लास्ट का मामला था, जिसमें 56 लोगों की मौत हुई थी, करीब 200 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। 20 अलग अलग जगहों पे करीब 45 मिनट के अंदर 20 अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट हुए थे। इसी मामले में कोर्ट ने करीब जो पिछली सुनवाई थी 8 फरवरी को ये सुनवाई हुई थी, उसमें जो 77 लोग थे उसमें से 49 लोगों को कन्विक्ट करते हुए आज उसकी सजा तय करने का फैसला लिया था। और कोर्ट ने आज फैसला लेते हुए 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। हिस्टोरिकल फैसला हम कह सकते हैं। अहमदाबाद की सेशंस कोर्ट का ये फैसला है, क्योंकि आतंकवादी प्रवृत्तियों के साथ ये जुड़े हुए लोग थे। आईएम का, इंडियन मुजाहिदीन का जो मॉड्यूल था, उस मॉड्यूल को गुजरात पुलिस के जरिए क्रैक किया गया था और उसके बाद अलग अलग लोगों को 77 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अभी भी कुछ और लोग हैं जिनको गिरफ्तार करना बाकी है, लेकिन जो गिरफ्तार हुए थे 77 लोग, उनमें से 49 लोगों को कोर्ट ने कन्विक्ट किया था। उसमें से 38 लोगों को आज कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। नेहा, ठीक है गोपी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और पंजाब की बात करेंगे, जहां पर मतदान होना है 20 फरवरी को यानी कि रविवार को। और इस पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। आशुतोष, देखिए पंजाब की लड़ाई एन मोमेंट पर बेहद दिलचस्प हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से वो वीडियो सामने आया है अरविंद केजरीवाल को लेकर, उसको लेकर अब वाद पलटवार हो रहा है और साथ ही अब जांच की मांग चन्नी की ओर से की गई है। कल पंजाब की एक रैली में प्रधानमंत्री ने भी उन पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी भी इस मामले में पीछे नहीं, तो चौतरफा यहां पर गिरते हुए केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और चूंकि आखिरी दिन है नेहा प्रचार का, और इसीलिए सभी पार्टियों ने यह भी कोशिश की है कि आखिरी दिन पूरी ताकत लगा दी जाए। और इस समय दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये अमृतसर ईस्ट में चुनाव प्रचार कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन हाँ, आखिरी समय में जो आक्रामक हमले हुए, पार्टी के लिए ये मौका अपने आप में ये कितना मुश्किल उनके लिए बनाता है और चुनाव प्रचार पर इसका कुछ असर होगा। तो मनीष जी, 2017 और 2022 के इन चुनावों में सबसे अलग आपको क्या नजर आता है? सबसे अलग ये है कि लोगों के बीच, पंजाब में जब मैं 2017 में जाता था तो लोग कहते थे अच्छे लोगों पर अभी दिल्ली में क्या कर रहे हो बताओ। अब हमें बताते हैं कि आप लोग अच्छे लोग हो, दिल्ली में आपने ये किया, पंजाब में भी कर दोगे ना, पंजाब में भी हो जाएगा ना। लोगों को ये यकीन हो रहा है कि हो जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। कल मैं अजनाला हल्के में गया था, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर, एक पाकिस्तान बॉर्डर के एकदम सबसे लास्ट गांव है इंडिया का, उस बॉर्डर के हिसाब से देखें। वहां पे मैं सोच रहा था लोग गांव के बारे में बात करेंगे और कुछ सड़क टूटी हुई थी उसके बारे में। मुझे सारे मजदूरों ने, मतलब जितने लोग खड़े थे, किसान थे, बड़े बड़े लोग थे वहाँ पे, सबने बोला आपने ना स्कूल ठीक किए हैं, आप हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी बनवा दोगे, हम आपको वोट करेंगे, लेकिन यहाँ कह के जाओ कि यूनिवर्सिटी बनाओगे। मतलब मुझे ऐसा लगा कि पंजाब के अमृतसर से 70 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर से ठीक किनारे पे बसे गांव में इश्यूज कुछ और होंगे, लेकिन वो बोले हमें तो एजुकेशन चाहिए, हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे बच्चे 70 किलोमीटर दूर जाते हैं। मनीष से जानिए कि इस वक्त केजरीवाल अपने पक्ष में क्या कुछ कह रहे हैं। जो वीडियो ट्वीट किया गया कुमार विश्वास की ओर से, उसमें कितनी सच्चाई है और ये एन वक्त पर ही क्यों आया है? कुमार विश्वास के बयान से लेकर के, और उस बयान के बाद प्रधानमंत्री की रैली थी, उन्होंने भी आप पर निशाना साधा, सीधे मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हर किसी ने कुमार विश्वास के उस बयान को लेकर के आप पे निशाना साधा है। उस पर आम आदमी पार्टी क्या कहेगी? आम आदमी पार्टी ने बार बार ये कहा है कि ये लड़ाई अब ईमानदार और चोरों के बीच की हो गई है। पंजाब में ईमानदार भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। पंजाब में अमृतसर के मेयर थे, कांग्रेस के नेता थे,
उनको लगा अरविंद केजरीवाल जी डिलीवर कर सकते हैं, वो साथ आए। बहुत लोग साथ आ रहे हैं कांग्रेस के अकालियों के नीचे, जो लोगों को उम्मीद थी। बेईमान लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं। आप सोचो, पहली बार देश के इतिहास में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी एक दूसरे की बात को कह रहे हैं, हाँ ठीक का बेटा ठीक का। राहुल गांधी कह रहे हैं हाँ मोदी जी ठीक का, मोदी जी कह रहे हैं राहुल गांधी ठीक का तूने, क्या ठीक का। दोनों कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी है, अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है। अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी है, खालिस्तानी अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। सारे चोर उचक्के भी ये कहने लग रहे हैं। उनके अलावा स्कूल की बात नहीं बची, अस्पताल की बात नहीं बची। ये हल्के में सिद्धू से इतने नाराज हैं लोग, नशा इतना बढ़ता है, अब वो उस पर बात नहीं करेंगे। अब वो बात करेंगे, सारे चोरी के चक्के इकट्ठे होकर एक ही बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी है जी, अरविंद केजरीवाल आतंकवादी। अरे जो आदमी मरा जा रहा है स्कूल खुलवाने के लिए, जो आदमी मरा जा रहा है नौकरियां करवाने के लिए, वो आदमी खालिस्तानी है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को ये सोचते हुए। इन सब की जो शुरुआत हुई थी वो आपके एक पुराने साथी द्वारा दिए गए बयान पर हुई थी। अब चोरों चक्कों की मौज में सबकी फौज शामिल हो गई है। सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, सबके अपने अपने दर्द हैं। तो ये चिंता देती है कि 2017 में जब एक आप कह रहे थे वेद थी और कुछ नुकसान हुआ, आपको लगता है कि ये वही वक्त है, इससे कुछ नुकसान भी होगा चुनाव में? मुझे लगता है पंजाब के लोग अब मन बना चुके हैं। लास्ट के 2 दिन है ये, और लास्ट के 2 दिन मोदी जी और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब यूपी की चुनावी लड़ाई की करेंगे। तीसरे दौर में घमासान प्रचंड है और इस बार की चुनावी जंग एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव के गृह मैदान में लड़ी जानी है। अखिलेश और उनके चाचा शिवपाल की साख दांव पर लगी। अखिलेश यादव के लिए ये सियासी अस्तित्व की लड़ाई है। यूपी में संग्राम भीषण तो है ही, उनकी अपनी सीट करहल में भी लड़ाई जबरदस्त है। और इस चुनावी जंग को जीतने के लिए कल उन्होंने ब्रह्मास्त्र भी निकाल लिया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल यादव खुद अखिलेश की राह आसान करने के लिए रोड शो करने उतरे। लेकिन उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब सभा में मुलायम अखिलेश का नाम लेना भूल गए। उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ को भारी बहुमत जिताने। वहीं खड़े मुलायम के भतीजे पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने जब ध्यान दिलाया, तब उन्होंने अखिलेश को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। इस चुनाव में मुलायम सिंह पहली बार प्रचार में उतरे थे। अब जो यहाँ उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ हैं, वो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को भारी बहुमत जिताने। हाँ, मेरी भावना है, उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी बहुमत जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत करना। करहल में अखिलेश को कांटे की लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि वो अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का कहना है, अपने अस्वस्थ पिता मुलायम के चुनाव प्रचार में उतारने का मतलब है कि अखिलेश को हार नजर आ रहा है। आपसे कह रहा हूँ, जीत आपकी हो चुकी है, लेकिन आपको बहुत सावधान रहना है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई भी साजिश कर सकते हैं, ये षड्यंत्र कर सकते हैं, और चुनाव में उनके साथ न किसान है, न नौजवान है, न माताएं हैं, न बहनें हैं। इस मार्च को नॉमिनेशन करते हुए, तब तक मेरा नाम नहीं था, बीजेपी ने तय नहीं किया था, 23 घंटे बाकी थे। उन्हें बहुत गर्व के साथ कहा था 4 पॉइंट कि मैं अब चुनाव के बाद आऊंगा 10 मार्च को। दूसरा कहा था कार्यकर्ता लड़ेंगे। तीसरा कहा था 1.5 लाख से जीतूंगा। चौथा कहा था ये मेरा गढ़ है, इसे कोई जीत नहीं सकता। चारों बातों पे कहना चाहूंगा कि उन्होंने जब ये कहा था वो नहीं आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 31 तारीख से 5 तारीख के बीच में इतना माहौल पैदा कर दिया कि उनके समर्थकों को कहना पड़ा चुनाव जा रहा है, 6 तारीख को उनको आना पड़ा। करहल में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक कर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। कल बघेल के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद रैली करने करहल पहुंचे। उत्तर प्रदेश में फिर से
एक बार किसानों की सरकार बनानी है। इसीलिए बघेल जी आज यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं और मैं भी आज इसीलिए आया हूँ क्योंकि ये तो बात मेरे धर्मेंद्र प्रधान जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के बीच में हुई थी। मैंने कहा मैं करहल वालों को कह कर आऊं कि भाई कोई व्यक्ति पूरे उत्तर प्रदेश के भला करने के लिए आप पर विश्वास कर आया है, इसको प्रचंड बहुमत से जिताइएगा। यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर तीसरे दौर में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। आज इन सीटों पर प्रचार का शोर थम जाएगा। सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कल कानपुर देहात के सिकंदरा की सभा में एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गर्मी निकालने वाली बात दोहराकर चुनाव को गरमा दिया। एसपी सिंह बघेल जीतेंगे। सपा अपनी हार की खिन आज किस रूप में उतार रही है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के काफिले पे हमला करवा रही है, नारेबाजी कर रही है। चुनाव लड़ना, अभी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ी, हम भी लड़ रहे हैं। हमला कराने के मतलब क्या है? ये उनकी हार को, हताशा को प्रदर्शित करता है। तो इंतजार कीजिए 10 मार्च का, जब वोटों की गिनती के साथ यूपी का जनादेश सामने आएगा। मैनपुरी से अभिषेक मिश्रा और पुष्पेंद्र सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।